देखेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उसका उपयोग या उपयोग कह लीजिए, और उसके पूरे चैप्टर के इस पूरे चैप्टर के भारत संसाधन एवं उपयोग के पूरे चैप्टर के वन शॉट देखेंगे। मतलब एक तरह से कहिए तो पूरे चैप्टर का निचोड़ देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जैसे हम प्रत्येक वीडियो में एक आप लोगों के लिए मोटिवेशनल लाइन दे रहे हैं ताकि आप और मोटिवेट हो जाए और खूब मेहनत करें, खूब तैयारी करें और उससे आप अपने जीवन को 4 चांद लगाए। देखिए आज की मोटिवेशनल लाइनें हैं आप लोगों के लिए कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। किसके अंदर की? तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानना है। देखिए कितना सुंदर लाइन है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। सोचने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, सोचने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, अभी अपना काम प्रारंभ कर दीजिए। मतलब आप सोचिए मत, बिना सोचे लग जाइए। पहले कितना दिन बिता दिए उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अभी आप 2 से 3 महीना पूरे तैयारी कर लीजिए। आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो हम लोग चलते हैं, इसके पहले क्वेश्चन के तरफ देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, वन शॉट में इस लाइन को बहुत याद रखिएगा, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। ठीक है, उसके बाद इस सबको नोट करके और पढ़िएगा। देखिए तो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे संसाधन। ठीक है, संसाधन, इसको स्टार बनाकर आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करे कि उपयोग में आने वाले प्रत्येक वस्तुएं, मतलब हमारे उपयोग में जितनी भी वस्तुएं आती है संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है? संसाधन। उपयोग में, तो उपयोग में क्या क्या आती है भाई? देखिए आप कभी भी परिभाषा लिखिए, 2 नंबर में जब आएगा आप परिभाषा लिखिएगा तो परिभाषा लिखने के बाद 5 एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। और देखिए मैं तो 1-2 एग्जाम्पल आपको दे दिया, लेकिन बहुत सारे बता दूंगा। जैसे मान लीजिए भूमि है, मृदा है, जल है और खनिज भौतिक संसाधन है, तथा वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव जैविक संसाधन है। ठीक है, ये जैविक संसाधन और यहाँ पर भौतिक संसाधन आपको दिया गया है। एग्जाम्पल में आप कोई भी संसाधन के लिख सकते हैं। आप पेन भी लिख सकते हैं, बेंच लिख सकते हैं, पंखा लिख सकते हैं, घड़ी लिख सकते हैं, शर्ट लिख सकते हैं, चश्मा लिख सकते हैं, पेन लिख सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं संसाधन का। ठीक है, चलिए तब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगले पेज पर। देखिए अगले पेज पर क्या है? अगले पेज पर है संसाधनों का नहीं वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है। तो संसाधन का वर्गीकरण कई आधार पर, तो देखते हैं हम लोग कि संसाधनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 आधार पर किया गया है। संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 4 आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन तथा अजैव संसाधन। दूसरा है आप लोगों का उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन या संसाधन या साधन। ठीक है, उसके बाद है तीसरा स्वामित्व के आधार पर। तो देखिए स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होते हैं ये व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन होते हैं। ठीक है, चौथा अगर हम लोग देखते हैं तो ये चौथा है आप लोग को। देखिए ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा हम लोग देख लेते हैं विकास के स्तर के आधार पर। मतलब जो विकास के स्तर के आधार पर होता है तो संसाधन इसमें कौन कौन से होते हैं? संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। ठीक है, ये विकास के आधार पर होते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग देखें। अब चलते हम लोग आगे की ओर। देखिए आप लोगों को खूब सुंदर और प्रत्येक को परिभाषा के साथ एग्जाम्पल भी देंगे, देखते रहिए। देखिए अब यहाँ पर है, पहला हम लोग देखे थे कि क्या था कि उपयोगिता
के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं हम लोग देखे हैं, इसको प्रकार में देख लिए हैं। तो देखिए इसको आप परिभाषा देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए संसाधन, ठीक है, तो जैव संसाधन अब देखेंगे हम लोग। उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो देखिए जैव संसाधन किसे कहते हैं, ऐसे संसाधन, जैव संसाधन जो है क्या है भाई, तो ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, ठीक है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, मतलब वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे देख लीजिए क्या है, मनुष्य, ठीक है, वनस्पति, उसके बाद आप लोगों को मत्स्य, पशु, पशुपालन भी लिख सकते हैं, एवं अन्य प्राणी समुदाय। मतलब इसमें आप सांप, बिच्छी, पक्षी, कौआ, चिड़ै, सारे चीजों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं संसाधन। जैव संसाधन तो हो गया, अब देखते हैं हम लोग अजैव संसाधन। इसका दूसरा प्रकार है अजैव संसाधन। देखिए अजैव संसाधन क्या कह रहा है भाई, तो कह रहा है कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को जैव अजैव संसाधन कहते हैं। तो मतलब एक शब्द में सिर्फ याद रखिए कि क्या भाई, अजैव संसाधन। देखिए नाम से ही आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, अब रटना नहीं है। क्या कर रहे हैं कि अजैव, तो अजैव मतलब वैसे वस्तुओं जो अजैव मंडल से प्राप्त किया जाता है उसे भी अजैव संसाधन कहते हैं, या निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, धातु, खनिज आदि क्या है, ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं, इसलिए इसे अजैव संसाधन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग दूसरा हम लोग पढ़े थे कि उपयोगिता, क्या पढ़े थे हम लोग, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार कौन कौन से, तो देखेंगे हम लोग कौन कौन से होते हैं ये उपयोगिता के आधार पर संसाधन के। तो पहला हो जाता है आप लोगों का नवीकरणीय संसाधन, एक नंबर में हो जाता है आप लोगों को नवीकरणीय संसाधन। तो देखिए नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जाता है या जा सके, जाता है या जा सके, ठीक है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा को हम लोग पुनः दिन में चार्ज करके और रात में खत्म कर देते हैं, फिर अगले दिन पुनः प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा पुनः उसी तरह से, जल विद्युत ऊर्जा उसी प्रकार से, एवं अन्य प्राणी, ये भी अन्य वन्य प्राणी, ये भी क्या है, सब आपको नवीकरणीय संसाधन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो देख लीजिए अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें उपयोग के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब वैसे संसाधन जिसे एक बार उपयोग कर देने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो उसे ही हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल में कोयला, आप कोयला को खदान से निकाल कर एक बार जला दीजिएगा तो उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है उसे प्राप्त करने में। पेट्रोलियम, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे अब हम लोग चलते हैं तो देखते हैं आगे की तरफ है स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। जानते हैं आप लोग स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, चार प्रकार के। पहला होता है कि पहला आप लोग को हो जाता है, इसी में आता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला को, व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का जमीन है, मेरे नाम से जमीन है तो मेरा व्यक्तिगत है, ये वॉच हो गया, ये पेन हो गया, ये टीवी हो गया, ये माइक हो गया, चश्मा हो गया, ये सब क्या हो जाएगा,
व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। तो देख लीजिए, आपको कोई 5 एग्जाम्पल लिख देना है परिभाषा देने के बाद में। तो जैसे इसमें भूखंड लिखा हुआ है, घर लिखा हुआ है, बाग बगीचा हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया इत्यादि। आप अपने से भी एग्जाम्पल देखते रहिएगा, अपने से जुड़ते रहिएगा, आपको बता दिए, लिखते रहिएगा वीडियो रोक रोक पे। ठीक है, देखिए आगे आगे देख लीजिए, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन आप लोग कभी कभी, मैं जब साइड में हो रहा हूं तो आप चाहिएगा तो इसे स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, लेकिन लिखिएगा जरूर, देख देख कर वीडियो को देखिएगा। तो ठीक है, देखिए अब सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होता है या आता है। जैसे कोई समुदाय है, उसके अधिकार क्षेत्र में आएगा। ठीक है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे गांव में चारा भूमि, मतलब गांव में जो परती भूमि होती है, उसमें सभी की गाय बकरी भैंस चरती है, नहीं चरती है, हम लोग भी चराए, आप लोग भी चराए होंगे, देखे होंगे। उसमें अपने गांव के अगल बगल जो फील्ड होता है, या आपको जिस आप लोग सुने होंगे बाग बगीचा होता है, उसमें जाकर सभी गांव के लोगों की भैंस गाय चरती है। उसके बाद शमशान भूमि, मतलब गांव में जो लाश जलाने के लिए भूमि होती है, उसको शमशान भूमि कहते हैं, सभी लोगों की लाश वहां पर जलती है। और उसके बाद देख लीजिए मंदिर, मस्जिद, परिसर। तो मंदिर या मस्जिद किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, पूरे समुदाय का होता है। उसके बाद सामुदायिक भवन, तालाब, खेल के मैदान, फील्ड, शाम के सभी लोग पहुंच जाते हैं वहां पर, कोई वॉलीबॉल खेलता है, तो कोई क्रिकेट खेलता है, तो कोई गुल्ली डंडा खेलता है, तो कोई आपको फुटबॉल खेलता है। नहीं, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, इससे आप लोग देख कर जाइए, इससे बाहर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए अब राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा नंबर हम लोग क्या देखेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं या कहा जाता है। जैसे सड़क, स्कूल, कॉलेज आदि। आप इसका एग्जाम्पल और ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे स्कूल भी हो गए, तो स्कूल तो इसमें दिया हुआ है। मान लीजिए रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, ये सब भी क्या है, हमारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए अंतरराष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। ठीक है, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे तट रेखा से 200 km का मतलब किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। समझिएगा थोड़ा। मान लीजिए कि ये समुद्र हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक देश हो गया, यहाँ पर दूसरा देश, यहाँ पर तीसरा देश, और यहाँ पर कोई चौथा देश हो गया, समुद्र के चारों तरफ। ठीक है, तो इस देश से भी 200 किलोमीटर की दूरी, और यहाँ से भी 200 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे ये होता है। यहाँ से भी 200 किलोमीटर की दूरी, यहाँ से भी 200 किलोमीटर की दूरी, और यहाँ से। अब यहाँ पर जो भी बीच में इसके संसाधन मिलेगा, कोयला मिले, पेट्रोलियम मिले, तेल मिले महासागर में, तो इस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था विचार करती है, विमर्श करती है, उसके बाद उसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके 200 किलोमीटर के इर्द गिर्द मिलेगा, तो जिस देश के क्षेत्र में प्राप्त होगा उस देश का हो जाएगा। ठीक है, तो उसे ही हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट देख लीजिए विकास। ठीक ना, विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। तो विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो हम लोग देखते हैं, ये हमारे देश के विकास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी संसाधन के चारों प्रकारों को यहाँ पर पढ़ना है। जैसे देख लीजिए संभावित संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। संभावित संसाधन किसे कहते हैं? परीक्षा में आप लोगों के पूछा है, क्वेश्चन बैंक में भी देखिएगा। देखिए कह रहा है कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है, उसे संभावित संसाधन कहते हैं। नहीं, जैसे हिमालय क्षेत्र के खनिज जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण
दुर्गम एवं महंगा है, उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा आदि ये क्या है भाई, तो संभावी संसाधन है। ये संभावी मतलब आने वाले क्षेत्र में इसे उपयोग किया जाएगा, अभी इसका खोज कर लिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर चल के हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है विकसित संसाधन। अब विकसित संसाधन किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण के पश्चात उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। मात्रा की कितनी मात्रा में इसमें ऊर्जा प्राप्त होगी, कितनी मात्रा में नहीं होगी। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कोयला 4 प्रकार का होता है, चारों में अलग अलग ऊर्जा की मात्रा पाई जाती है, उसी तरह से। ठीक है, तो उसे विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि इस प्रकार के संसाधन को क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। देखिए आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर है भंडार संसाधन। तो भंडार संसाधन किसे कहा जाता है, तो ऐसे संसाधन है, ऐसे संसाधन पर्यावरण में क्या उपलब्ध होते हैं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। ये हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, जिन्हें उचित तकनीकी से उपयोग में ला सकते हैं, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि भंडार संसाधन किसे कहते हैं, जो तकनीक, उचित तकनीक की अगर प्राप्ति हो जाए तो इसे हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई है। मतलब जल से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति करना संभव है, लेकिन उचित तकनीकी के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उचित तकनीकी हम लोगों के पास अभी उपलब्ध नहीं है, इस वजह से इस प्रकार के संसाधन को हम लोग अभी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जल से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से ऊर्जा की प्राप्ति उतने अधिक मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं। ठीक ना, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर में। ये देख लीजिए संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन क्या है भाई, तो ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है। अंश है, रूप है, प्रकार है। ठीक है, जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। मतलब जो संचित कोश संसाधन है, इसे भविष्य की पूंजी, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किस संसाधन को भविष्य की पूंजी कहा जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं। देख लीजिए जैसे नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में, जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकता है। नहीं, अभी भी हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े डैम बनाकर, बांध बनाकर, उस बांध से, उस डैम के माध्यम से क्या किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। आगे चलते हम लोग देखिए, अब है आपको संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या कहलाता है भाई, क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में। तो देखिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन कहलाता है, तो क्या कहलाता है भाई, तो देखिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। मतलब संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए कि हम लोग आज बाइक देख रहे हैं कि बहुत अधिक, पहले लोगों के घर साइकिल घर घर था, आज घर घर बाइक हो गया है। ठीक है, तो संसाधन का नियोजन नहीं हो रहा है, विदोहन हो रहा है, तो उस राष्ट्र की जो शक्ति है, जो पावर है, जो विकास है, वो कमजोर होगा। ठीक है, जैसे भारत जैसे देश के लिए तो यह अनिवार्य है। मतलब देख लीजिए हम ही लोग का देश का एग्जाम्पल है, भारत के देश के लिए संसाधन नियोजन बहुत ही अनिवार्य है। आपको जरूरत पड़े तभी आप कार खरीदिए, जरूरत पड़े तभी आप बाइक खरीदिए, तब जाके आप संसाधनों को नियोजित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अब आगे। आगे क्या है भाई, तो आगे है देख लीजिए भारत में
संसाधन नियोजन। तो देखिए भारत में संसाधन नियोजन किस तरह से है, तो संसाधन को देखते हैं हम लोग पहले। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, मतलब संसाधन को नियोजित करके रखना, बचा कर रखना, क्रमबद्ध तरीकों से उपयोग करना बहुत ही कठिन है। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया महीना आ रहा है, अगर कोई कहे कि उसे आप बचा कर रखिए तो बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना व्यक्ति कमाता है उतने ही खर्च भी उसका होता है, लेकिन आपको उसी में बचाना है। आप बचाइएगा तभी जाके आगे बढ़िएगा। तो इसीलिए लिखा गया है कि संसाधन नियोजन क्या है, जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, संसाधन नियोजन के सोपानों को निम्न रूप में बांट कर अध्ययन किया जाता है। तो देखिए सोपान का मतलब क्या हुआ, प्रकार हो गया कि संसाधन नियोजन के कैसे प्रकार, कितने प्रकार हैं, कैसे इसे हम लोग अलग अलग बात कर अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए अब क ख ग घ ग इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर है क। तो देख लीजिए, देश के विभिन्न प्रदेशों में, मतलब देश भारत, प्रदेश बिहार, गुजरात, झारखंड, ठीक है, ये सब प्रदेश हो गया। तो देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए, ठीक ना, सर्वेक्षण कराना। सर्वेक्षण कराना मतलब सर्वे, आप लोग समझते हैं ना, सर्वे कराना, ढूंढना, खोजना कि किस भारत देश के किस राज्य में, किस प्रदेश में कौन से संसाधन है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे बिहार में अवरक के लिए थोड़ा सा जाना जाता है कि अवरक है। ऐसे तो अवरक के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है झारखंड के कोडरमा जिला, आप लोग जानते होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं ख नंबर, इसी में मिल जाएगा आप लोग को, ज्योग्राफी में ये सब भी पढ़ने के लिए ख नंबर है। सर्वेक्षण के बाद, मतलब पहला में कह दिया कि सर्वेक्षण करना, और दूसरा नंबर में देख लीजिए, सर्वेक्षण के बाद मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापना या आकलन करना। ठीक ना, तो वो संसाधन मिला तो उसे पहले हम उस क्षेत्र को रेकरिंग करेंगे कि हाँ भाई बिहार के रोहतास में ये संसाधन मिला हुआ है, या बिहार के पटना में ये संसाधन मिला हुआ है। तो उस क्षेत्र को पहले सरकार घेरती है, और घेरने के बाद क्या करती है, उसे आकलन करती है, अनुमान लगाती है, उसकी मात्रा और गुणवत्ता को जांच करती है कि ये कितने मात्रा में है। मतलब ये 1 ट्रक है, 2 ट्रक है, 10 ट्रक है, 20 ट्रक है, और इस मात्रा के पता लगाने के बाद फिर उसके गुण के बारे में जांच होती है कि क्या ये अच्छा है कि खराब है, उत्तम कोटि का है कि निम्न कोटि का है। ठीक है, देखिए आगे हम लोग देखेंगे ग नंबर। तो ग नंबर में कह रहा है बाबू, संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए क्या उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करता है। मतलब अगर हमारे पास संसाधन नियोजन में हम लोग चलेंगे, संसाधनों को बचा कर चलेंगे, तो हम लोग आगे चल के बहुत बड़े बड़े कंपनी बैठा सकते हैं, कोई संस्था का तैयार कर सकते हैं, और उस संस्था के माध्यम से उस कंपनी को चला सकते हैं, जिससे हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे क्षेत्र की बेरोजगारी दूर हो सकती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 4 नंबर। देखिए घ है, घ नंबर में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये भी एक तरीका है। ठीक है, संसाधन नियोजन करने का। आगे हम लोग देखते हैं, अब है संसाधनों का संरक्षण। तो संसाधन का संरक्षण देख लीजिए, कह रहा है कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधन का विवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। मतलब इस तरह से अगर हम लोग संसाधन के संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारे सांस्कृतिक, पर्यावरणीय समस्याएं भी जन्म ले सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि संसाधनों का नियोजन, नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो संसाधन संरक्षण के परिभाषा पूछे तो आप ये लिख सकते हैं कि संसाधनों का, ठीक ना, नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अब आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की ओर है सतत विकास की अवधारणा।
सतत विकास की अवधारणा क्या होती है? तो देखिए, सतत विकास की अवधारणा ऐसे आप लोग टॉपिक बना लीजिएगा इसको, ये आपको एकदम लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसी तरह से परीक्षा में क्वेश्चन बन जाता है। सतत विकास की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, संसाधन मनुष्य के जीवन का आधार है। संसाधन क्या है? तो मनुष्य के जीवन का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अत्यावश्यक है। ठीक है, संसाधन प्रकृति के द्वारा उपहार है कि अवधारणा के कारण मानव ने इसका अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या भी क्या हो गया? उत्पन्न हो गई। स्वार्थ के वशीभूत होकर, मतलब स्वार्थ में संलिप्त होकर, स्वार्थ में अंधे होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया। तो अगर हम लोग अपने स्वार्थ में संसाधन को विवेकहीन दोहन करेंगे तो आगे चल के हमारे भविष्य में सारे चीजों पर लाले पड़ जाएंगे। एक मुहावरा सुने होंगे, लाले पड़ना, मतलब बहुत सारी चीजों की कमी हो जाना। ठीक ना? देख लीजिए, ये आगे है, आप लोगों को इसी में है कि संसाधन के विवेकहीन दोहन से भूमंडलीय ताप, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मिट्टी संरक्षण क्षरण, मिट्टी क्षरण, भू विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसी संकट पृथ्वी पर आ गई है। आप लोग देख रहे हैं कि अब ठंडा में ठंडा नहीं लग रहा है, गर्मी के दिनों में गर्मी नहीं पड़ रही है, बरसात के समय जब आ रहा है तो वर्षा नहीं हो रहा है, पतझड़ का जब बसंत ऋतु आ रहा है तो उस समय बसंत ऋतु नहीं आ पा रहा है जब बसंत ऋतु का समय आ रहा है। तो इस तरह से, और ये भी आप लोग जानते होंगे कि दुनिया का इकलौता देश है भारत जहां पर 6 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर भी संसाधन का विवेक पूर्ण नहीं बल्कि विवेकहीन दोहन करके यहाँ पर भी ऋतुओं को अब हम लोग इर्द गिर्द समय पर कर दिए हैं। ठीक है, देखिए, अगर ऐसे ही संसाधनों का दोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश हो जाएगा। जैव संसार कहने का मतलब हमारा जो जैवमंडल है, जो पर्यावरण है, ये धीरे धीरे विनाश के कगार पर जा रहा है, जा तो रहा ही है। और एक दिन इसी तरह से अगर हम लोग पढ़ लिख कर भी इसका बचाव न किए तो बहुत जल्द जैव संसाधन हमारे पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएगा। मतलब हम लोग भी नहीं रहेंगे, हम लोग भी जैव संसाधन में ही आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, है उसी में है, अभी हम लोग देखते हैं। उसी में कहा गया है कि जीवन लौटाने के लिए संसाधनों का नियोजन उपयोग होना आवश्यक है। मतलब अगर जीवन को वापस लाना है जैवमंडल में, पृथ्वी पर, ठीक है, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है तो क्या करना होगा? संसाधनों को नियोजित उपयोग, मतलब ढंग से जितना जिसका उपयोग हो उतना ही उपयोग करना होगा। ठीक ना? इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। मतलब हम लोग भविष्य के लिए भी उपयोग में रखें और वर्तमान का जो हमारा विकास है उसे भी हम लोग न रोके, उसे भी आगे बढ़ाते रहें। तो ये किससे संभव है? संसाधन नियोजन से संभव है। ठीक है, ऐसी धारणा ही सतत विकास कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को दीर्घ में भी पूछा है और दीर्घ में ही पूछता है। देखिए आप लोग 3 बोर्ड इस पर हो गया, एक ये टॉपिक पर, तो याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य की सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब सतत विकास में वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखना है। तो आप लोग बता दीजिए, जैसे आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जैसे पानी है तो ये क्या है? सतत विकास के लिए आज इसका उपयोग कीजिए और भविष्य के लिए भी बचा कर रखिए। पेट्रोल है, ये क्या है भाई? तो सतत विकास के लिए। और बहुत सारे जो हम लोग के प्राकृतिक से ऊर्जा प्राप्त होता है, जैसे पेट्रोलियम से भी ऊर्जा मिलता है, प्राकृतिक गैस मिलता है। तो इस सब के लिए वर्तमान के विकास को भी देखते हुए भविष्य में भी इसे बचा कर रखना है, तब जाके हम लोग के सतत विकास संभव हो सकता है। ठीक ना? सतत विकास का मतलब होता है लगातार
मतलब आज भी विकास किए तो कल के लिए भी रहना चाहिए, नहीं कि आज ही पूरा खत्म कर दिए तो फिर कल कहां से आएगा। देखिए आगे चलते हम लोग, तो आगे देख लीजिए। अब ये समाप्त हो गया। इस तरह से ये आप लोगों को पूर्ण रूप से एक वीडियो में पहले चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया है। इस वीडियो को 2-3 बार आप रिपीट कर करके परीक्षा तक देख लीजिए, पूर्ण रूप से आप लोग सारी चीज आप लोग का कंप्लीट हो जाए।